चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यदि a बराबर इतना तथा i कोटि 2 का तत्समक अवयव है तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना। इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए भाई इसका सलूशन देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS में हमारा जो भी दे रखा है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS ले लेंगे। LHS में है i प्लस a, तो i प्लस a को लिख लेंगे। i यहाँ 2/2 का तत्समक अवयव है तो उसे लिख लेंगे। तो 2/2 का तत्समक अवयव है 1 0 0 1, ये हो जाएगा हमारा 2/2 का तत्समक अवयव। अब a का वैल्यू जो भी यहाँ दे रखा है उस वैल्यू को आराम से लिख देंगे 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0। उसके बाद आराम से इसे जोड़ लेंगे। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो ये 1 ही होगा, 0 में ये जोड़ देंगे तो माइनस tan α/2 होगा, और इसमें अगर इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा tan α/2, और 1 में इसको जोड़ देते हैं 1 प्लस 0 तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारा LHS का वैल्यू हो जाएगा i प्लस a का। अब हमें RHS ला कर दिखाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि RHS ले लेंगे। RHS में i प्लस a है, i प्लस a है। RHS में हमारे पास है i माइनस a, जहां i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। RHS में हमारे पास है i माइनस a इंटू एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है कॉस अल्फा, माइनस में साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, i के जगह पे जो भी यहाँ 2/2 का तत्समक अवयव है उसे लिख लेंगे। कोष्ठ है तो कोष्ठ लगा देना है। i का वैल्यू जो भी है, कोष्ठ है तो कोष्ठ लगा देना है। उसके बाद i का जो भी वैल्यू है 1 0 0 1 लिख देना है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2/2 का तत्समक अवयव यूज करना है। माइनस है तो आपको माइनस लिख देना है, और a के जगह पे जो भी a का वैल्यू दिया हुआ है उसे लिख देना है 0 माइनस tan α/2 और tan α/2, और यहाँ है 0, तो ये हमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ कॉस अल्फा है, यहाँ साइन अल्फा है, और यहाँ क्या करना है, साइन अल्फा है तो साइन अल्फा जो कहते हैं लिख देना है, और यहाँ है कॉस अल्फा। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में कि इसमें से इसको घटा लेना है। तो जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 0 में से अगर इसको घटाते हैं ऐसे करके तो 0 माइनस tan α/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे tan α/2 प्लस में। फिर इसको अगर इसके साथ घटाते हैं तो ये हो जाएगा tan α/2 माइनस में, और 1 के साथ 0 घटाते हैं तो 1 में से 0 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा इनटू। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि हमारा LHS का जो भी वैल्यू है वो tan में आया हुआ है, और यहाँ cos साइन में सब कुछ वैल्यू लिखा हुआ है। तो हमें tan में लाने के लिए इस cos साइन को tan में बदलना पड़ेगा। तो चलिए इसे tan में बदल लेते हैं।
कॉस अल्फा का tan में फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर इसका फार्मूला होता है माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, उसी तरह इसका भी फार्मूला लिख लेंगे। साइन अल्फा का फार्मूला होता है 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसी तरह कॉस अल्फा का भी फार्मूला रख लेंगे। कॉस अल्फा का फार्मूला होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस R1 को इस C1 से गुणा करेंगे। तो इसमें अगर इससे गुणा करते हैं तो एक में इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर इसको इसके साथ अगर गुणा करते हैं तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 का 2 रहेगा। tan अल्फा बाई 2 में इसमें गुणा करेंगे तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा और बटा में जो भी है उसको लिख देना है। ठीक है, अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे। एक में इससे गुणा करेंगे तो ये ज्यों का त्यों होगा, इसको ज्यों का त्यों लिख देना है 2 tan अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख देना है, जो भी है उसको लिख देना है। फिर इसमें अगर इसमें हम गुणा करते हैं तो इसमें यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा बाई 2 और इसमें tan अल्फा बाई 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा tan क्यू अल्फा बाई 2 बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर अब इसको उठा के इसके साथ गुणा करेंगे, यानी कि R2 को उठाकर C1 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan क्यू अल्फा बाई 2 बटा में जो भी है ये उसको रख देना है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब एक में इसके साथ गुणा करेंगे तो एक में इसके साथ गुणा करेंगे तो जितना है उतना ही रह जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको उठा के जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ tan अल्फा बाई 2 है, यहाँ tan अल्फा बाई 2 है। गुणा करेंगे तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा और बटा में जो भी है उसको लिख देना है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। उसके बाद एक में इसके साथ जब गुणा करेंगे तो ये जितना है उतना ही रह जाएगा। फिर बटा में जो भी है उसको हम लोग लिख देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका और इसका एलसीएम सेम होगा। तो अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा और इसमें अगर इससे डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। एक में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा और इसमें भी वही कंडीशन होगा, डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 में इतना से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखिए अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटेगा तो ये 1 होगा और ये हट जाएगा। अब इसको जब हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये कट कुट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी
इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो आराम से हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करके देख लेते हैं। इसका और इसका फिर एलसीएम लेंगे जोड़ने के लिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इसमें डिवाइड होंगे तो सिमिलरली हम लोग का एक आएगा, एक में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में 2 tan अल्फा बाई 2 होगा, और इसमें भी इसमें भाग देंगे तो एक होगा, एक में इतना से गुणा करेंगे तो वहीं उतर जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे tan अल्फा बाई 2 माइनस tan क्यू अल्फा बाई 2। अब इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो एक tan अल्फा बाई 2 में से 2 tan अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में tan अल्फा बाई 2। ठीक है, और ये बच जाएगा। तो अब क्या करने वाले हैं, दोनों में माइनस माइनस है तो माइनस tan अल्फा बटा 2 कॉमन ले लेंगे। तो अगर माइनस tan अल्फा बटा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बाहर जाएगा, तो यहाँ केवल एक बचेगा, और इसमें अगर माइनस tan अल्फा बटा 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और एक tan अल्फा बाई 2 निकालेंगे तो यहाँ प्लस में tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा। जब कटेगा तो मेरे पास बचेगा माइनस में tan अल्फा बाई 2, ये कटने के बाद। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस में tan अल्फा बाई 2। इसी प्रकार जब हम लोग इसको अगर हल करें तो इसका और इसका भी एलसीएम सेम हो जाएगा। यहाँ करके दिखा देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और इसमें पुनः डिवाइड करेंगे तो एक होगा, एक में इतना से गुणा करेंगे वही होगा। यहाँ भी वही कंडीशन होगा, तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan क्यू अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan अल्फा बाई 2। अब देखिए, अब 2 tan अल्फा बाई 2 में से 1 tan अल्फा बटा 2 घटाएंगे तो दो में से एक घटा देंगे तो केवल हमें बचेगा प्लस में 1 tan अल्फा बटा 2, और ये वाला हट जाएगा। अगले स्टेप में हम अगर tan अल्फा बाई 2 में और इसमें tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लें, इस प्रकार ऐसे कॉमन ले लें, tan अल्फा बाई 2 कॉमन ले लें, तो इसमें अगर tan अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे तो इसमें एक बचेगा, और इसमें tan अल्फा बाई 2 लेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और नीचे में जो डिनोमिनेटर है ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये वाला कट जाएगा, कटने के बाद हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे tan अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर जब इसको हल करेंगे, यहाँ अगर हम इसको जोड़ें तो इसका भी एलसीएम सेम हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसमें भी डिवाइड करेंगे तो एक होगा, एक में ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यदि हम इसमें से घटाते हैं, इसमें से अगर ये घटाते हैं तो 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से 1 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 घटाएंगे तो केवल एक होगा, तो इसमें से घटा के हम इसको हटा देते हैं। और इसे अगर ध्यान से देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद क्या बचेगा भाई, तो एक बचेगा, है ना। तो अगर आप इसे आसानी से एलसीएम लेके जोड़ते हैं तो ये इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से इसे देखें और इसे 2 नंबर समीकरण मान लें तो पाएंगे कि LHS हम लोग I प्लस A लेकर चले थे और RHS में ये लेकर चले थे, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया है। तो यहाँ लिख देना है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से LHS इक्वल टू RHS। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 रुपये प्राप्त हो। बी क्वेश्चन 2000 रुपये प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि प्रथम बांड में कितना निवेश किया गया है और द्वितीय बांड में कितना किया गया है। तो मान लेते हैं, मान लिया कि प्रथम बॉन्ड में निवेश की गई राशि x रुपया है और द्वितीय बॉन्ड में निवेश की गई राशि 30,000 माइनस x रुपया है, क्योंकि केवल 30,000 रुपये का ही कोष है और 30,000 रुपया को ही 2 बॉन्ड में निवेशित करना है। तो अगर पहली जो राशि है उसको अगर हम x मानते हैं तो प्रथम बॉन्ड में निवेश की गई राशि x रुपया हो जाएगा और द्वितीय बॉन्ड में निवेश की गई राशि 30,000 में से x घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। इसमें आव्यूह गुणन का प्रयोग करना है, इसलिए जो भी निवेश हुआ है उस निवेश को भी एक आव्यूह मान लेना है और जो भी इंटरेस्ट हो रहा है उसे भी एक आव्यूह मान लेंगे और गुणा करके ब्याज जो आ रहा है 1800 ये लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी निवेश हुआ है उसको एक आव्यूह मान लेते हैं x 30,000 माइनस x और जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए हम एक आव्यूह मान लेते हैं 5% 7%। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आव्यूह हमने इस प्रकार माना और इस आव्यूह को इस प्रकार माना। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि इस आव्यूह का अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा, पंक्ति हमारा हो गया 1 और कॉलम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो इसका कोटि हो जाएगा 2/1 का। क्यों? क्योंकि इसमें 2 पंक्ति है और 1 स्तंभ है। तो गुणा संभव करने के लिए हमें ये आव्यूह और ये आव्यूह इस प्रकार लिखना होता है कि प्रथम आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर हो। तो अगर हम इस प्रकार इसे डेकोरेट करेंगे तो इसमें ये जो है इसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो हमारा ए बी संभव हो जाएगा, यानी कि a गुणा b ज्ञात करना संभव होगा। और जब हम a गुणा b करेंगे तो ये 1/1 का हो जाएगा और 1/1 का होगा तो ये 1800 प्राप्त हो रहा है इंटरेस्ट, तो उसके बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए में a गुणा b करके हमें लाना है कितना, 1800, यानी कि a गुणा b करेंगे तो हमें 1800 इंटरेस्ट प्राप्त होगा। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है मेरे पास x और यहाँ है 30,000 माइनस x। b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है 5% और ये है 7%। बराबर में जो भी इंटरेस्ट आया है उस इंटरेस्ट के बराबर कर देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस परसेंटेज को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। 5% का मतलब होता है 5/100 और 7% का मतलब होता है 7/100। ठीक है, बराबर में 1800 है तो 1800 लिख देना है। फिर इधर आ जाते हैं। अब इसमें गुणा करेंगे तो इस R1 को उठा के इस C1 से करेंगे
तो x में 5/100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x/100, ठीक है, क्योंकि x में इसमें करेंगे गुणा तो 5x/100 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस करके 17 के 21 17 के 21 हो जाएगा, 21 पे 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x हो जाएगा, और बाटा में जो भी 100 है उसको लिख देना है, बराबर में 1800 कर देना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अगर हम लोग जोड़ें तो इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 100 हो जाएगा, इसमें एलसीएम 100 हो जाएगा, और यहाँ 5x प्लस 21 पे 4 0 लिख देना है -7x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम 5x में से 7x घटाते हैं तो ये हो जाएगा -2x प्लस 21 पे ये हो जाएगा 4 0, और बटा में 100 है तो 100 लिख देंगे, बराबर 1800 लिख देंगे। अब ये बिल्कुल 1/1 का बन गया है और सिंगल एलिमेंट्स है, और ये 1800 के बराबर है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस डेकोरेशन को हटा देंगे। मैट्रिक्स क्या है, एक तरह का ये सजावट है, डेकोरेशन है, इसे मात्र अच्छा लगने के लिए ऐसे सजाया जाता है। तो इस डेकोरेशन को अब हम हटाएंगे तो इसको हम किसके बराबर करेंगे भाई, इसको हम लोग बराबर करेंगे 1800 के बराबर कर देंगे। जब 1800 के बराबर करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे तो हमें मिलेगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 21 पे 4 0 लिख देना है, और 100 में 1800 से गुणा करेंगे तो ये 18 पे 4 0 हो जाएगा। उसके बाद -2x इक्वल टू ये 18,000, ये 18 पे 4 0 हो जाएगा, और इसको ले जाएंगे उधर तो 21 पे 4 0 उधर कर देंगे। तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2x बराबर -30,000, क्योंकि हमने इसमें से इसको घटाए हैं तो दोनों ओर का माइनस माइनस कट जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 30,000 में से 30,000 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x का मान 15,000, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 15,000 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम बॉन्ड में निवेश की गई राशि 15,000 रुपया हो जाएंगी। अतः प्रथम बॉन्ड में निवेश की गई राशि x बराबर हो जाएगा ये 15,000, और द्वितीय बॉन्ड में निवेश की गई राशि हो जाएगी 30,000 माइनस x। तो 30,000 में से 30,000 माइनस x जब करेंगे तो ये 30,000 माइनस में जो x का वैल्यू आया है 15,000 उसे रख देंगे तो ये भी 15,000 हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर होगा। एक आंसर ये हो जाएगा, एक ही आंसर ये होगा। इसी प्रकार आप a गुणा b बराबर 2,000 करके दूसरे भाग वाले का भी आंसर ला सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, आप जरूर इसको प्रैक्टिस करके बना लेना। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करें फटाफट जल्दी से।
10 दर्जन रसायन विज्ञान है, ठीक है। रसायन विज्ञान की पुस्तकें जो हैं 10 दर्जन है, तो 10 दर्जन में कितना पीस हो जाएगा भाई? तो 10 दर्जन में 10 गुणा 12 बराबर 120 पुस्तक हो जाएंगी। 120 पुस्तक रसायन की हो जाएंगी। उसके बाद 8 दर्जन भौतिक विज्ञान है, तो भौतिक विज्ञान को यहाँ पता कर लें, ये कितना होगा। 8 दर्जन में ये हो जाएगा 12/96 पुस्तक। ये 96 पुस्तक भौतिक विज्ञान का हो जाएगा। उसके बाद 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। अर्थशास्त्र की पुस्तकें कितनी हैं भाई? तो अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं 10 दर्जन। 10 दर्जन में कितना हो जाएगा पुस्तक? 12 गुणा 10 बराबर 120। ये भी 120 हो जाएगा पुस्तक। कौन सा पुस्तक? तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। अब प्रत्येक पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80, 60 और 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित का प्रयोग करना है और प्रयोग करके दुकानदार को बेचने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये पता लगाना है। तो जो भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के लिए एक हम लोग आव्यूह मान लेंगे। माना कि एक आव्यूह है जो इन पुस्तकों को शो करता है 120, 96 और 120। ये ऐसा आव्यूह है जो दुकानदार के इन पुस्तकों को सूचित करता है। एक आव्यूह बी मान लेते हैं जो प्रत्येक पुस्तक के मूल्य को सूचित करता हो, विक्रय मूल्य को सूचित करता हो, और इसे हम लोग ऐसे लिख लेंगे 80, 60 और 40। इसे इस प्रकार सजाना है ताकि गुणा करें तो दुकानदार का जो भी धनराशि हो आसानी से आ जाए। तो इसके लिए हमें इस प्रकार डेकोरेट करना है। दूसरे आव्यूह को इस प्रकार लिखना है। इसे इस प्रकार इसलिए लिखना है कि इसका गुणा संभव हो जाए और दुकानदार को जो भी धनराशि प्राप्त होनी हो आसानी से निकल जाए। तो इसके लिए हमें इस प्रकार लिखना है। इसका ऑर्डर हम 1/3 करते हैं, तो इसका ऑर्डर हमें 3/1 करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा करने के लिए पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह का पंक्ति बराबर होना चाहिए। तो ये पहले आव्यूह का ये स्तंभ है 3 और दूसरे आव्यूह का पंक्ति हो जाएगा 3। तो ये इसके बिल्कुल बराबर है, इसलिए गुणा संभव होगा। तो दुकानदार को प्राप्त धनराशि बराबर A गुणा B। A गुणा B कर देंगे तो दुकानदार की जो भी धनराशि है आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं इधर साइड में। इसको उठा के इसके साथ करना है। 120 गुणा 80, 96 प्लस करके 96 गुणा 60 प्लस करके 120 गुणा 40। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12/9600। इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5760 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4800। इसको जोड़ देंगे तो ये 20,160। ठीक है, अतः कुल प्राप्त धनराशि जो है हो जाएगा 20,160 रुपया और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और 22। इस क्वेश्चन को करने के पहले कुछ निर्देश दिया हुआ है, इन निर्देश को देख लेते हैं।
दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू तथा पी क्रमशः 2 गुणा n 3 गुणा k 2 गुणा p n गुणा 3 तथा p गुणा k कोटियों के अवयव हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब परिभाषित होगा, तो सबसे पहले हम लोग पी वाई लिख लेते हैं और प्लस करके यहाँ डब्ल्यू वाई लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x 1 नंबर पे है, y 2 नंबर पे है, z 3 नंबर पे है, w 4 नंबर पे है और p 5 नंबर पे है। तो क्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो 2 गुणा n पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा और ये लास्ट वाला हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो p गुणा y कब परिभाषित होगा, इसे जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P का ऑर्डर यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ से P 5 नंबर पे है तो 5 नंबर का ऑर्डर लिख लेंगे P गुणा K। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे P गुणा K क्योंकि P अवयव का ऑर्डर ये है। Y कितने नंबर पे है, तो Y 2 नंबर पे है, 2 नंबर वाले अवयव का ऑर्डर 3 गुणा K है, 3 गुणा K यहाँ लिख देंगे। फिर W का ऑर्डर चेक कर लेंगे, यहाँ ये W 4 नंबर पे है तो ये 4 नंबर वाला ऑर्डर लिख लेंगे, उसका ऑर्डर है n गुणा 3। फिर y का वही 3 गुणा k हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि p गुणा y कब संभव होगा, तो 2 अवयव का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव के पंक्ति के बिल्कुल बराबर हो। तो यहाँ हमें k को 3 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कंडीशन मिल गया हमें कि k जो है बिल्कुल 3 के बराबर होगा, तभी ये पी वाई संभव है, नहीं तो संभव नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये डब्ल्यू वाई कब परिभाषित होगा। जब इसको ध्यान से देखें तो पाएंगे कि यहाँ से इस W का स्तंभ और Y का पंक्ति बिल्कुल बराबर है, यानी कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो W गुणा Y संभव आसानी से हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में हम लोग देख लेते हैं कि जब यहाँ से जब पी वाई संभव हो गया और ये k 3 के बराबर हो गया, तो जो पी वाई बनेगा उसका ऑर्डर क्या बनेगा, तो इसका ऑर्डर भाई बनेगा p गुणा k, क्योंकि जब पी वाई निकाल लेंगे तो उस अवयव का कोट p गुणा k होगा, इसे लिख लेंगे। फिर यहाँ जब डब्ल्यू वाई निकल जाएगा तो इसका ऑर्डर हो जाएगा n गुणा 3 और यहाँ से हमें k बराबर 3 मिला है। तो k बराबर 3 मिला है तो इस k के जगह पे हम बिल्कुल 3 रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब ये भी एक मैट्रिक्स बन गया, ये भी एक मैट्रिक्स बन गया। तो 2 अवयव का योगफल कब परिभाषित होता है या कब संभव होता है, तो 2 अवयव का योगफल तभी संभव होता है जब वो सेम ऑर्डर के हों, यानी उनका कोट बराबर हो। तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई तभी संभव होगा जब पी एन के बराबर हो, क्योंकि हमें ऑर्डर बराबर करने के लिए p को n के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से एक कंडीशन हमें मिल गया p बराबर n का, और 3 के बिल्कुल बराबर हैं ही, और एक कंडीशन हमें मिला है k बराबर 3 का। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ मिला, एक मिला k बराबर 3 और एक मिला p बराबर n, और यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा, k बराबर 3 और p बराबर n। इस कंडीशन में ही पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई परिभाषित होगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि n बराबर p हो तो अवयव 7x माइनस 5z की कोटि है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसके लिए हम लोग आराम से 7x माइनस 5z लिख लेंगे। उसके बाद x का जो भी कोटि है, देखिए x का कोटि भाई पहले नंबर पे 2 गुणा n है, इसे लिख लेंगे। यहाँ 5 है और z का कोट कितना है, 3 नंबर पे हमारा मिलेगा z का कोट 2 गुणा p। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये भाई है स्केलर क्वांटिटी। अगर इससे इस अवयव में मल्टीप्लाई भी कर दें तो इस अवयव का ऑर्डर बदलेगा नहीं भैया, ये बिल्कुल सेम होगा। यानी कि 7x का ऑर्डर भी 2 गुणा n ही होगा। और इसी तरह 5z का अगर ऑर्डर देखें तो इसके भी ऑर्डर में बिल्कुल अंतर नहीं आएगा, क्योंकि z का जो ऑर्डर होगा वहीं ऑर्डर 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो रहेगा, उसमें चेंजिंग होने वाला नहीं है। अब जब इस कंडीशन में हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे कि बीच में माइनस है, तो यहाँ ये देख लेना है कि इस अवयव और इस अवयव का अंतर कब संभव होता है। तो दो अवयव का योगफल और अंतर तभी संभव होता है जब उसका ऑर्डर सेम हो। यानी कि या तो इसे 2 गुणा n का होना चाहिए या इसे 2 गुणा p का होना चाहिए। इसी कंडीशन में ये संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा मैच करता है। तो ऑप्शन में 2 गुणा n ये b है, यही मैच कर रहा है। और बाकी p गुणा n जो है ये मैच नहीं कर रहा, n गुणा 3 मैच नहीं कर रहा, p गुणा n मैच नहीं कर रहा। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।